आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा तंत्र एवं रक्त समूह। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने के लिए, हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखो, हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने के लिए विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी कोशिकाओं से बना तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं। तो शरीर को रोगाणु से लड़ने के लिए जो तंत्र काम में आता है उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षी तंत्र रोगाणु से लड़ता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न करने का मतलब है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। आगे देखो, प्रतिरक्षा, इसमें पहला टॉपिक है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा वही है कि प्रतिरक्षा क्या कहलाएगी? जो हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार के जो रोग हो जाते हैं उससे शरीर को क्षमता प्रदान करती है, उन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। और ये 2 प्रकार की होती है। तो देखो, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार की क्षमता पाई जाती है जो प्रतिरक्षियों द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, जन्मजात और दूसरी होती है अर्जित। जन्मजात को स्वाभाविक भी बोलते हैं, जो हमको जन्म से ही प्राप्त होती है, या जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, जो हमारे शरीर में शुरू से ही जन्म के टाइम से ही उत्पन्न रहती है। दूसरी अर्जित या उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। अर्जित का मतलब जो हमें बाहर से वातावरण के थ्रू जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करनी पड़ती है, इंजेक्शन टीके लगाने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा। फर्स्ट है जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब क्या होगा? जो प्रतिरक्षा हमको जन्म से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा। ये भी 3 प्रकार की होती है मेनली। एक तो भौतिक अवरोध पाए जाते हैं इसमें, दूसरा रासायनिक अवरोध पाए जाते हैं, और तीसरे कोशिकीय अवरोध प्रकार। 3 टाइप की प्रतिरक्षा होती है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होगी? वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। इसमें हमारे शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ एवं कोशिकाएं सहयोग करती है। जैसे भौतिक अवरोध में क्या आएगा? नासिका में बाल, धूल मिट्टी, धुआं आदि को जाने से रोकते हैं। नासिका में जो बाल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो भी विषैली गैसें होती हैं या फिर धूल मिट्टी के कणों को क्या करते हैं? जाने से रोकते हैं। दूसरा रासायनिक अवरोध में क्या होगा? आमाशय, जो हमारा आमाशय होता है उसमें आमाशय में HCl एक अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो हमारे हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। ऐसे योनि में एक अम्ल पाया जाता है जो क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। और लार में, जो हमारी लार होती है, उसमें भी एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूसिन। ये म्यूसिन पदार्थ क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है, जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारता है। आंसू में भी एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जो आँख को क्या करता रहता है? साफ करता रहता है। जैसे हमारे आंसू बाहर आते जाते हैं तो उसमें वो जो भी पदार्थ है, मतलब जो भी विषैला पदार्थ हो क्या होता जाता है? बाहर निकलता जाता है और हमारी आँख साफ रहती है। ऐसे ही कोशिकीय अवरोध आता है। कोशिकीय अवरोध में क्या होता है? WBC, जो हमारे शरीर में WBC पाई जाती है वो क्या करती है? रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है, वो आता है कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध मतलब WBC पाई जाएगी श्वेत रक्त कणिकाएँ। ये हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। तो जन्मजात प्रतिरक्षा जो जन्म से ही प्राप्त होती है हमको, इसके 3 टाइप है, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध और कोशिकीय अवरोध। आगे देखो, दूसरी है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित मतलब जो हमें बाहर से जन्म से प्राप्त नहीं होती, जो हमको क्या होता है? जन्म के बाद टीकों वगैरह के थ्रू जो टीके इंजेक्शन लगाते हैं उससे प्राप्त होती है। तो ये आ जाएगी वह प्रतिरक्षा जो जन्मजात नहीं होती अपितु जन्म के बाद टीकों से उत्पन्न की जाती है, अर्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। इसमें विशेष प्रकार की प्रतिरक्षाओं का निर्माण होता है। अर्जित प्रतिरक्षा क्या होगी? 2 प्रकार की होगी, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल पेपर में पूछते हैं। तो देखो, निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो सबसे पहले देखो, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होगी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा? 2 वर्ड आएंगे, एक तो आएगा प्रतिजन और एक आएगा प्रतिरक्षी। एक तो प्रतिजन आएगा और एक प्रतिरक्षी पढ़ा था अभी, ये दोनों वर्ड आएंगे। इसमें प्रतिजन का मतलब होता है रोगाणु, बाहर से जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं उनको बोलते हैं प्रतिजन।
और प्रतिरक्षी मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिजन को मारने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं प्रतिरक्षी। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, हमारे शरीर में विशेष प्रकार के प्रतिजन के विरुद्ध जो भी प्रतिरक्षी होगी वो क्या होगा, प्रवेश कराया जाएगा, प्रवेश करवाया जाएगा, बाहर से प्रवेश कराया जाएगा, उसका निर्माण स्वयं नहीं हो पाएगा, उसको बाहर से मतलब टीकों वगैरह के थ्रू देना पड़ता है बार बार। तो इस मतलब जन्म के टाइम में एक बार टीके लगवा देते हैं तो पूरे शरीर को प्रतिरक्षा मिलती है, उसको तो बोलते हैं सक्रिय, मतलब एक बार ही हमको क्या करना पड़ता है, टीका लगवाना पड़ता है। और निष्क्रिय में बार बार टीके लगवाने पड़ते हैं। जैसे देखो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में विशेष प्रकार के प्रतिजन के विरुद्ध शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं। प्रतिजन के विरुद्ध, प्रतिजन क्या होता है, रोगाणु, तो रोगाणु के विरुद्ध मतलब रोगाणु को मारने के लिए क्या करवाए जाएंगे, प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं। प्रतिरक्षी मतलब क्या होता है, जो प्रतिजन या रोगाणुओं को मारते हैं। इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण शरीर में स्वयं नहीं होता, ये लाइन, इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण स्वयं शरीर में नहीं होता, और इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण स्वयं शरीर में होता है सक्रिय में। तो निष्क्रिय में देखो डिप्थीरिया का टीका और टेटनस का टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल दोनों पेपर में पूछते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का कोई उदाहरण बताइए, ऐसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा का कोई उदाहरण बताइए। जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा में तो शरीर निर्माण नहीं हो रहा था प्रतिरक्षी का, लेकिन इसमें शरीर में क्या होगा, स्वयं निर्माण होने लगता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में मतलब इंजेक्शन सिर्फ एक बार लगवाना पड़ता है जन्म के टाइम में। तो देखो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर के प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण स्वयं हो जाता है, स्वयं हो जाता है, तो क्या कहलाएगी, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे पोलियो का टीका। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, प्रतिजन के विरुद्ध शरीर में विशेष प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाएंगे और इसमें स्वयं ही प्रतिरक्षी का निर्माण होने लगता है। तो पोलियो का टीका, पोलियो का टीका जो लगवाते हैं वो सक्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल आएगा। आगे देखो प्रतिजन, प्रतिजन को एंटीजन भी बोलते हैं, प्रतिजन को क्या बोलेंगे, एंटीजन भी बोलते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या आएगी, देखो इसको समझाता हूँ। देखो हमारा जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, रक्त में क्या पाई जाती है, WBC कोशिकाएं पाई जाती है, RBC WBC, प्लेटलेट्स पाई जाती है। WBC कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इसमें से जो B लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है उसके कांटेक्ट में क्या आते हैं, रोगाणु। रोगाणु का मतलब क्या हो गया, प्रतिजन। ये B लिम्फोसाइट कोशिकाओं के कांटेक्ट में, संपर्क में आते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाएंगे। ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, जैसे इसके कांटेक्ट में आएंगे B लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या बनाएगी, प्लाज्मा कोशिकाएं बनाएगी, प्लाज्मा कोशिकाएं। ये प्लाज्मा कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, प्लाज्मा कोशिकाएं ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है, मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। और ये प्रतिरक्षी का निर्माण होते ही रोगाणुओं से हमारी रक्षा हो जाएगी। दोबारा से देखो, रक्त जो होता है उसमें WBC कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। इसमें B लिम्फोसाइट कोशिकाओं के कांटेक्ट में जैसे ही रोगाणु या प्रतिजन आता है तो ये B लिम्फोसाइट कोशिकाएं किस में परिवर्तित हो जाएगी, प्लाज्मा कोशिकाओं में। प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो देखो परिभाषा इसकी, देखो वे रोगाणु, रोगाणु होते हैं जो बाहर से हमारे शरीर में आते हैं, या पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट होने पर B लसिका, लसिका को बोलते हैं लिम्फोसाइट, B लसिका कोशिकाओं से क्रिया कर। देखो रोगाणु क्या कर रहे थे, रोगाणु B लसिका कोशिकाओं के साथ में क्रिया कर रहे थे, तो किस में परिवर्तित हो रहे थे, प्लाज्मा कोशिकाओं में। प्लाज्मा कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है, एंटीबॉडी का, प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा है। देखो वे रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट होने पर B लसिका या B लिम्फोसाइट कोशिकाओं से क्रिया कर किसका निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी, या इसकी परिभाषा लिख देंगे, प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जिसका निर्माण B लसिका कोशिकाओं के द्वारा प्रतिजन की क्रिया से होता है। प्रतिजन की क्रिया से ही हो रहा है इसका निर्माण। जैसे प्रतिजन B लिम्फोसाइट कोशिकाओं से क्रिया कर रहा है तभी किसका निर्माण हो रहा है,
एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। आगे देखो, जो प्रतिजन जो होता है उसका आणविक भार होता है 6000 डाल्टन, 6000 डाल्टन या इससे भी अधिक। इसका जो आणविक भार होगा, इसका जो भार होता है 6000 डाल्टन या इससे भी अधिक होता है। और जो प्रतिजन होता है उसमें उसका निर्माण किस किस से होता है? प्रतिजन में प्रोटीन पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, शर्कराएं, लिपिड आदि पाए जाते हैं। तो देखो, ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, शर्कराएं, लिपिड आदि हो सकते हैं। तो ये जो प्रतिजन होंगे ये इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। और प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब आपस में क्रिया करते हैं तो प्रतिजन का पूरा भाग, संपूर्ण भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करेगा। प्रतिजन का पूरा भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, एक विशिष्ट भाग ही प्रतिजन का प्रतिरक्षी से क्रिया करता है या उससे जुड़ता है। इस विशिष्ट भाग का नाम होता है एपिटोप। इस प्रतिजन के विशिष्ट भाग का नाम क्या होता है? एपिटोप, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक। एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक। तो देखो, इसमें प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, इसका केवल विशिष्ट अंश या विशिष्ट भाग ही प्रतिरक्षी से जुड़ता है, जिसे एंटीजनी निर्धारक या एंटीजनी एपिटोप, एपिटोप का अंडरलाइन कर लेना, ये पूछते पेपर में, एपिटोप कहा जाता है। अब एक परिभाषा आएगी, एपिटोप की संयोजकता, एंटीजनी संयोजकता बोलते हैं जिसको, या एपिटोप वैलेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक एंटीजन से या एक प्रतिजन से एक प्रतिजन में जितने भी एपिटोप होंगे, एक प्रतिजन में जितने भी एपिटोप या एंटीजन निर्धारक होते हैं उनकी संख्या क्या बोलते हैं? एंटीजनी संयोजकता। एक एपिटोप में जितने भी, एक एंटीजन में जितने भी एपिटोप होंगे उनको क्या बोलेंगे? एंटीजनी संयोजकता। तो देखो, एक एंटीजन में जितने एंटीजन निर्धारक पाए जाते हैं उनकी संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। और जीवाणुओं में इन एंटीजनी संयोजकता की संख्या कितनी होती है? 100 या इससे भी अधिक संयोजकता पाई जाती है जीवाणुओं में। जीवाणु में 100 या इससे भी अधिक एंटीजनी संयोजकता पाई जाती है। तो ये हो जाएगा प्रतिजन या एंटीजन। दोबारा से देख लो, इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में WBC पाई जाती है, इसमें T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। B लिम्फोसाइट कोशिकाओं के संपर्क में रोगाणु आते हैं, प्रतिजन आते हैं। तो B लिम्फोसाइट कोशिकाएं किस में चेंज हो जाती है? प्लाज्मा कोशिकाओं में। प्लाज्मा कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और इस जो प्रतिजन जो होता है इसका आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन या इससे भी अधिक। और जो प्रतिजन होता है वो किस किस से बना होता है? प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल या शर्कराएं, या फिर लिपिड भी हो सकता है। और प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में जब क्रिया करते हैं तो प्रतिजन का संपूर्ण भाग क्रिया नहीं करता, केवल विशिष्ट भाग क्रिया करता है, जिसको क्या बोलते हैं? एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक। और एक जो प्रतिजन होता है उसमें जितने भी एपिटोप होंगे उनको क्या बोलते हैं? एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप संयोजकता, एपिटोप वैलेंसी कहते हैं। और जीवाणु में इनकी संख्या क्या होती है? 100 से भी अधिक पाई जाती है।